डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल 22 तक आपने पिछले वीडियोज में पढ़ा होगा। उससे आगे आते हैं तो आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 23 ये कहता है कि किसी भी स्थिति में मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा और उसे जबरन श्रम नहीं करवाया जाएगा। बहुत पहले दास प्रथा प्रचलित थी और आधुनिक युग में आते आते ये प्रथा खत्म हुई, लेकिन हमारे भारत में इसकी एक अलग ही किस्म थी, बंधुआ मजदूरी। यानी कि कोई भी जमींदार या साहूकार किसी आम मजदूर और किसान को कर्जा देता था और उसके बदले उससे ये गारंटी ले लेता था कि ये आजीवन मेरे पास ही मजदूर के रूप में काम करेगा। तो बंधुआ मजदूरी करवाना इस अनुच्छेद के तहत अपराध है, इसके लिए कानून भी बनाया हुआ है। इसी प्रकार आदमियों का व्यापार करना भी अपराध है। आर्टिकल 23 एक बात की और व्यवस्था करता है कि अगर सरकार चाहे तो लोगों को विवश कर सकती है कि वे सरकार के आह्वान पर कोई भी सेवा, कोई भी श्रम स्वेच्छा से दे। जैसे मान लो कहीं पे बाढ़ आ गई हो या और कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, तो यह अनुच्छेद 23 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह आह्वान करे कि सभी लोग अनिवार्य रूप से श्रम करें और उस आपदा से राहत पहुंचाए। तो यह आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 24 जो कहता है, मुख्य रूप से ये बाल श्रम से संबंधित है। 24 ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के किसी भी बालक को खतरनाक कामों में, रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A देता है, आपने पहले पढ़ाई है। आर्टिकल 24 नेगेटिव व्यवस्था करता है, नकारात्मक व्यवस्था करता है कि किसी प्रकार का बाल शोषण नहीं होगा। इसके लिए इन बच्चों का किसी भी खतरनाक रोजगार में नियोजन नहीं किया जाएगा। इसके लिए बाल श्रम अधिनियम 1986 बनाया गया है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई भी संस्था या कोई भी कर्मचारी बच्चों से जबरन श्रम करवाता है तो उसको कानूनी रूप से दंडित किया जाएगा। बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है, जो यह व्यवस्था करता है कि राज्य और केंद्र अपने अपने स्तर पर बालकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए पूर्णकालिक आयोग बनाएंगे और वह आयोग जहां जहां भी बालकों के शोषण की शिकायतें आती है उनकी जांच करेगा और रिपोर्ट सौंपेगा। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके पश्चात हमारा महत्वपूर्ण अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का, जो आर्टिकल 25 से 28 तक प्रावधान किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता में सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 25, जो ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कि आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। आप अपने मन में किसी भी धर्म या संप्रदाय को मान सकते हो, ये अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। दूसरी बात कहता है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालना कर सकता है, उसकी प्रचार कर सकता है। इसमें 3 इंग्लिश के वर्ड आप ध्यान रखना, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। प्रोफेस यानी कि अपने मन में किसी चीज को मान सकता है, किसी भी धर्म को। प्रैक्टिस यानी कि उस धर्म का आचरण कर सकता है, मंदिर में मस्जिद में जा सकता है।
और प्रोपेगेशन यानी कि उसका प्रचार कर सकता है, लेकिन प्रचार करेगा, किसी व्यक्ति को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराएगा, यह अपराध माना जाएगा। इसी एक्ट में, इसी आर्टिकल में 25 में ही कहा गया है कि सरकार चाहे तो जो सभी संस्थाएं हिंदुओं की है उनको खोल सकेगी। जैसे बहुत पहले कुछ जातियों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था, तो बाद में सरकार ने कई कानून बनाकर उनको मंदिर में प्रवेश दिलाया। तो मंदिरों को या अन्य धार्मिक संस्थाओं को जो हिंदुओं की है सभी वर्गों के लिए खोल सकेगी, इस प्रकार का कानून सरकार बना सकेगी। ये भी इसी आर्टिकल में है। अब हिंदू शब्द की परिभाषा इसमें दी हुई है, उसमें माने हैं सिख, जैन और बौद्ध, ये तीनों भी हिंदू ही माने गए हैं। इसी आर्टिकल में, आर्टिकल 25 में ही लिखा गया है कि चूंकि सिखों को कृपाण रखने का अधिकार, हम उसको मौलिक अधिकार के रूप में ही धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मान्यता देते हैं। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार यह आर्टिकल 25 एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करता है, यह आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसी में ही आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी धर्म को मानने वाला है वह अपने धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट कर सकता है। वह मैनेजमेंट करने के लिए कोई भी चल या अचल संपत्ति खरीद सकता है, कोई भी संस्था बना सकता है, यह अनुच्छेद 26 कहता है। आगे आते हैं अनुच्छेद 27 पर, यह थोड़ा ध्यान से समझना। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि कोई भी नागरिक को ऐसा कर देने के लिए, ऐसा टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए खर्च किया जा रहा हो। यानी कि राज्य सरकार, केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई भी राशि खर्च करती है तो उस राशि की टैक्स के रूप में वसूली नागरिकों से नहीं कर सकती है। यानी कि मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि राज्य कोई जो सार्वजनिक आय है, सभी लोगों की जो सार्वजनिक आय है, उसका पैसा धार्मिक कार्यों में या किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए खर्च नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 27 कहता है। अब अनुच्छेद आता है 28। 28 में क्या है, धार्मिक शिक्षा की कुछ जगहों पर अनुमति है और कुछ जगहों पर अनुमति नहीं है। अब इसमें क्या है कि ऐसी शिक्षा संस्था जो कि राज्य से ही पूर्ण रूप से पोषित होती है, वहां कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका एक अपवाद यह है कि मान लो राज्य से ही पूर्ण रूप से पोषित है, लेकिन यदि वह किसी एंडोमेंट या ट्रस्ट यानी कि किसी धर्मादा या न्यास के तहत गठित की हुई है, तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे मान लो देवस्थान विभाग बड़े बड़े मंदिरों की मैनेजमेंट, उनके चंदे का और उनका प्रशासन का काम करता है देवस्थान विभाग। इसके लिए कई राज्यों में देवस्थान बोर्ड बने हुए हैं। मान लो बड़ा मंदिर है, तिरुपति का है दक्षिण भारत में, उसका मैनेजमेंट देवस्थान विभाग करता है। यदि वह कोई स्कूल भी खोल लेता है जिसमें वेदों की, उपनिषदों की शिक्षा दी जाती है, तो यह मान्य है। यानी कि सरकार के द्वारा वह स्कूल पूर्णतः पोषित होगी, लेकिन वो एक धर्मादा और न्यास के तहत गठित है, धर्मादा के तहत गठित है। एंडोमेंट मीन्स धर्मादा। अपन भी साधारण भाषा में कहते हैं कि ये तो धर्मादा का काम है, पुण्य का काम है, इस तरह से। तो ये धार्मिक शिक्षा में ये पहला पॉइंट है।
कि जहां पूर्ण रूप से पोषित है वहां कोई शिक्षा नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से पोषित है लेकिन न्यास या धर्मादा के तहत स्थापित है तो दी जा सकती है। अब दूसरा पॉइंट है, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त कोई भी संस्था है उसमें नागरिकों की सहमति से ही दी जाएगी धार्मिक शिक्षा। नागरिक मतलब वयस्क, और यदि अवयस्क है तो उसके संरक्षकों की सहमति से ही धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। यह आर्टिकल 28 कहता है। अब अगला आता है आपका अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यक शब्द की कोई भी परिभाषा हमारे संविधान में नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक क्या होते हैं, थोड़ा सा इसमें आर्टिकल 29 से हिंट मिलता है और आर्टिकल 30 से हिंट मिलता है। आर्टिकल 29 ये कहता है कि जिनकी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उनको वह विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 30 ये कहता है कि धर्म और भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक है वे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसी में प्रावधान है कि यदि ऐसी शिक्षा संस्था को जो धर्म या भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित है, ऐसी शिक्षा संस्था को राज्य एक्वायर करेगा, अधिग्रहण करेगा, तो उनको एक समुचित मुआवजा दिया जाएगा। समुचित मुआवजा दिए बिना उनका एक्वायर नहीं हो सकता है। ये भी है कि राज्य अपनी तरफ से कोई भी सहायता देते समय ऐसी संस्थाओं को, जो आर्टिकल 30 में वर्णित है, सहायता देते समय ऐसी संस्थाओं से कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये हो गया। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और जो कठिन टॉपिक है वह है संपत्ति के अधिकार से संबंधित और कुछ नए अनुच्छेद इसमें जो जोड़े गए हैं उनसे रिलेटेड। तो ये चीजें आप बड़ी ध्यान से समझना। संपत्ति का अधिकार मूल रूप से अनुच्छेद 31 में था, जो ये कहता था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। एक तो ये अनुच्छेद 31 में था, मूल रूप से जो आर्टिकल 31 था, प्लस एक व्यवस्था और थी 19(1)(f) में। 19(1)(f) या हिंदी वाले चय याद रख सकते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आर्टिकल 31 प्लस 19(1)(f), इन दोनों में यह व्यवस्था थी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बिना विधि के प्राधिकार के वंचित नहीं किया जाएगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको तो डिलीट कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया, और ये जो आर्टिकल 31 था इसको 300A में प्रावधान कर दिया गया। यानी कि संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था अब वह केवल संवैधानिक अधिकार बन गया है। फर्क यह है कि मूल अधिकार के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है, लेकिन अब अनुच्छेद 300A के तहत सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। हालांकि कानून द्वारा या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाया जा सकता है और साधारण कानून के द्वारा किसी भी कोर्ट में जाया जा सकता है। सिविल अधिकार के रूप में या संवैधानिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को अब भी मान्यता है, केवल वह मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा है। अब इसमें आगे ये 3 आर्टिकल बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और 9वीं अनुसूची, ये किससे जोड़ा गया? पहला
संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहले संविधान संशोधन द्वारा ये दोनों आर्टिकल और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब आर्टिकल 31 क्या कहता है? 31 ये कहता है कि राज्य ऐसा कानून बना सकेगा जो किसी भी संपत्ति का राज्य के हित में अधिग्रहण की व्यवस्था करता है, यानी कि राज्य किसी भी संपत्ति को अपने अधिकार में ले सकता है और किसी भी संपत्ति को मैनेज कर सकता है, उसका प्रबंधन देख सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है, राज्य 2 या 2 से ज्यादा निगमों को समामेलन कर सकता है, अमेलगेशन कर सकता है, यानी कि जैसे ONGC है और FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, और ONGC है, दोनों को राज्य मिला सकता है राज्य के हित में, सार्वजनिक हित में, और दोनों का मैनेजमेंट भी अपने हिसाब से संभाल सकता है। ये स्वतंत्रता यह आर्टिकल 31A राज्य को देता है। तीसरी चीज क्या है, किसी भी खनिज तेल का लीज या लाइसेंस है, उसकी अवधि का निर्धारण राज्य कर सकता है। यानी कि जैसे कोई भी मिनरल निकला है, कहीं पे भी कोई पेट्रोल निकल रहा है, डीजल निकल रहा है, नेचुरल गैस निकल रही है, उनकी लीज कितने वर्षों की अवधि की होगी, उनका लाइसेंस किन किन शर्तों पर दिया जा सकता है, ये चीजें राज्य कर सकता है। तो इस प्रकार से मुख्यतः ये 3 प्रकार की कानून राज्य बना सकता है। पहला आपने समझा किसी भी संपत्ति को एक्वायर करने का, कोई भी निगम है उनको मर्ज करने का, और कोई भी खनिज या मिनरल है उनका लीज या लाइसेंस देने का। ये 3 प्रकार की विधियां राज्य बना सकता है, और वे इस आधार पर चुनौती के योग्य नहीं रहेगी कि वे आर्टिकल 14 या 19 के खिलाफ है। यानी कि चाहे वो कानून, तीनों प्रकार के कानून आर्टिकल 14 या 19 के खिलाफ ही क्यों ना हो, राज्य बना सकता है। ये अनुच्छेद 31A में प्रावधान है। ये राज्य का मतलब केंद्र सरकार, और राज्य का मतलब राज्य सरकार भी होगी, किसी भी स्टेट की सरकार भी होगी, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि स्टेट का वो विधेयक जो इस प्रकार के कानून बना रहा है राष्ट्रपति के विचार के लिए जाना चाहिए, और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल जानी चाहिए, तभी राज्य सरकार ऐसा कानून बना सकती है। केंद्र तो बना सकता है ये तीनों कानून, उसको कोई समस्या ही नहीं है। केंद्र मतलब संसद, राज्य का विधानमंडल भी बना सकता है, लेकिन राज्य का विधानमंडल के लिए एक शर्त है कि वह विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया हो और राष्ट्रपति ने उस पर अनुमति दे दी हो, तभी यह लागू होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज इसी में है, आर्टिकल 31 में ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, वह जोड़ी गई है 70वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 70वां संविधान संशोधन। आर्टिकल 31 में 70वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया है कि जो संपत्ति जिसका अधिग्रहण करने का राज्य को अधिकार है, यदि वह कृषि भूमि है तो उसके लिए बाजार दर से मुआवजा दिया जाएगा, मार्केट वैल्यू से उसका मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि एक तरह से किसानों के जमीन राज्य लेता है तो उसको जो सरकारी रेट नहीं, DLC रेट नहीं, जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट क्या होएगी ये किसान साबित कर सकेगा। मान लो DLC कम है, 10,000 प्रति बीघा की है, लेकिन मार्केट में वह जमीन 20,000 प्रति बीघा में बिक रही है, किसान ये साबित कर देगा कि ये 20,000 बीघा का यहाँ पे मार्केट रेट है, तो उसके अनुसार किसान को मुआवजा दिया जाएगा उस जमीन का। यह व्यवस्था
इसी अनुच्छेद 31A में 70वें संविधान संशोधन द्वारा की गई है। अब हम आते हैं आर्टिकल 31B। 31B क्या है? भूमि सुधार कानून थे कई सारे, जिनको 9वीं अनुसूची बनाकर शामिल किया गया। मूल रूप से ये 13 कानून थे, जो कि बेसिकली क्या था, पहले जमींदारी व्यवस्था थी। भूमि का मालिकाना जमींदारों के पास में था, सामंतों के पास में था। तो भारत की आज़ादी के बाद में हमारी सरकार ने आय की समानता स्थापित करने के लिए और पूंजीवाद की जगह समाजवाद व्यवस्था लाने के लिए कुछ भूमि सुधार किए। और जिन किसानों का वहां पर कब्जा था, जो किसान लंबे समय से वहां खेती कर रहे थे, चाहे जमीन किसी सामंत की हो या किसी जमींदार की हो या किसी राजा की हो, लेकिन उस पर किसान जो भी खेती कर रहे थे उनको मालिकाना हक देने का कानून बनाया गया। राजस्थान में भी टेनेंसी कानून बनाया गया इस प्रकार से। तो ये जो कानून थे, इनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया और यह व्यवस्था कर दी कि जो 9वीं अनुसूची में कानून डाले गए हैं वे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं। कोई भी कोर्ट उनको अवैध घोषित नहीं कर सकती है। इनको मतलब ये कानून सही है या गलत है, ये देखने का अधिकार किसी भी कोर्ट को नहीं है, चाहे कानून मूल अधिकारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। कोई भी कोर्ट में ये कानून चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं। यह व्यवस्था 31B और 9वीं अनुसूची में की गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि चाहे जैसे कानून बना दिए जो भूमि सुधार से संबंधित भी नहीं थे। भाई मूल रूप से जो उद्देश्य था वो तो यही था कि भूमि सुधार किया जाए, किसानों का कल्याण किया जाए, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया जाए, यह मूलतः उद्देश्य था। लेकिन बाद में उद्देश्य से भटक गए। कई सारे कानून जो आरक्षण संबंधित थे या और किसी चीजों से संबंधित थे, वे धड़ाधड़ 9वीं अनुसूची में डाले जाने लग गए। केशवानंद भारती के मामले में अब इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे खूब सारे कानून डाले जाने लग गए। तो मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा कि साहब ये तो पूरी तरह से संविधान की व्यवस्था ही खराब हो जाएगी, संविधान की व्यवस्था ढह जाएगी, ऐसे कानून बनाकर उनको 9वीं अनुसूची में डाला जाने लग गया। तो वामन राव बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि केशवानंद भारती का जो फैसला आया था, वह फैसला था 24 अप्रैल 1973 का। 24 अप्रैल 1973 का सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले में कहा कि केशवानंद भारती का जो फैसला था 24 अप्रैल 1973 का, उससे पहले कोई कानून डाले हुए हैं 9वीं अनुसूची में, उनका तो परीक्षण नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद में कानून डाले गए हैं, उनका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, उनको चैलेंज किया जा सकता है और कानून गलत डाला गया है या सही डाला गया है, यह न्यायालय निर्धारित कर सकता है। ये आर्टिकल 32 इसमें 31B में अभी तक की व्यवस्था है। अब एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 31C। 31C क्या था? 25वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 31C में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य अनुच्छेद 39 ख और ग में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनको लागू करने के लिए कानून बना सकता है, और ऐसा कानून इस आधार पर चुनौती के योग्य नहीं होगा कि वे मूल अधिकारों के खिलाफ है। अब अनुच्छेद 39 ख और ग में क्या व्यवस्था है? अनुच्छेद 39 ख
39 ख प्लस ग में व्यवस्था है कि जो उत्पादन के साधन हैं वो इस प्रकार से बटे हुए हो कि सभी नागरिकों को उनका फायदा मिले और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण या केंद्रीकरण नहीं हो। यानी कि मोटे मोटे शब्दों में लोगों में आय की जो असमानता है, कोई तो बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, वो असमानता का स्तर नहीं होना चाहिए, सभी का समान स्तर होना चाहिए। यह आर्टिकल 39 ख और ग में व्यवस्था है। तो 31C क्या कहता है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कोई भी कानून बनाया जा सकता है और उस कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह कानून मूल अधिकारों के खिलाफ है। अब बाद में क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें इसमें व्यवस्था की गई कि 39 ख और ग ही नहीं बल्कि जितने भी नीति निर्देशक तत्व है, यानी भाग 4 जो है, भाग 4 में जितने भी नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं उनको लागू करने के लिए कोई भी कानून बनाया जा सकता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब एक तरह से मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की प्रधानता को स्थापित कर दिया गया, लेकिन मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के मामले में इस व्यवस्था को चुनौती दी गई और मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। सरकार दोनों में से किसी एक की भी उपेक्षा नहीं कर सकती है, दोनों ही आवश्यक है। अतः इन्होंने ये कहा कि जो पहले की व्यवस्था थी यानी कि 39 ख और ग यही लागू रहेगी। जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो व्यवस्था की गई थी उसको अमान्य घोषित कर दिया। तो वर्तमान में आर्टिकल 31C के तहत यह व्यवस्था है कि 39 ख और ग में यानी कि आय की असमानता को खत्म करने के लिए कानून लाए जा सकते हैं। अन्य नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं, केवल आय की असमानता को खत्म करने के लिए कोई भी कानून 31C के तहत लाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका महत्वपूर्ण अधिकार। संपत्ति के अधिकार से संबंधित विवाद क्या है, कौन कौन से प्रावधान किए गए, इस प्रकार के सवाल कई परीक्षाओं में आते रहते हैं। संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, आर्टिकल 31 नवीं सूची, नवीं अनुसूची 31B से संबंधित क्या क्या विवाद है, तो इस प्रकार के सवालों को आप हल कर सकते हैं। अब अपना महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है 32। अनुच्छेद 32 के संबंध में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना ये संविधान पूरी तरह से शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। ये संविधान की आत्मा है। यानी कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए वह उचित प्रावधान कर सकता है, उचित रिटें जारी कर सकता है, जिसमें 5 प्रकार की रिटें हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रत्याहार। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया हुआ है तो न्यायालय यह कहेगा कि उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। परमादेश क्या है? कोई भी लोक कर्तव्य है जिसको करने का किसी लोक प्राधिकारी का, किसी लोक सेवक का दायित्व है, तो वह उस दायित्व को पूरा नहीं कर रहा है
यानी कि उस लोक कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है तो न्यायालय परमादेश देगा, आदेश देगा कि यह लोक कर्तव्य पूरा करो। प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध क्या है? कोई भी अधीनस्थ न्यायालय है, वह अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई काम कर रहा है या वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उसको रोक देंगे। यह तो है प्रतिषेध, और उस काम को अवैध घोषित कर देंगे, यानी कि उसके काम को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देंगे। यह है उत्प्रेषण। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण समझ गए? प्रतिषेध यानी रोकना और उत्प्रेषण मतलब कि खत्म कर देना, अवैध घोषित कर देना। अब आता है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा तब पूछा जाता है जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सार्वजनिक पद को धारण किए हुए हैं, उसमें योग्यता नहीं है, किसी भी जो योग्यताएं मांगी गई है उसके खिलाफ जाकर किसी व्यक्ति को पद दे दिया गया है, तो यह पूछ सकता है कि तुम किस प्राधिकार से, किस अधिकार से बैठे हुए हो इस पद पर। यह है अधिकार प्रच्छा। ये 5 प्रकार की रिटें अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं। फर्क यह है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत के भूभाग के लिए जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय केवल संबंधित राज्य या जो भी उसका एरिया आता है उच्च न्यायालय का, उसके लिए जारी कर सकता है। दूसरा फर्क यह है, अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए शक्ति दी हुई है, यानी मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 226 में क्या है? मूल अधिकार प्लस अन्य प्रयोजन, यह शब्द प्रयोग किया गया है। मूल अधिकार प्लस अन्य प्रयोजन के लिए भी 226 में उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, यानी कि उच्च न्यायालय की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा बड़ी है, ज्यादा विस्तृत है। अन्य प्रयोजन में संविधान के और भी कोई दूसरे अनुच्छेद, जैसे मैंने बताया पहले अनुच्छेद 301, इनको लागू कराने के लिए भी रिटें जारी की जा सकती है। तो ये हो गए मूल अधिकार के मूल रूप से जो भी इंपॉर्टेंट प्रावधान है। अब आगे कुछ अनुच्छेदों में इसके अपवाद दिए हुए हैं, जैसे कोई सेना का सदस्य है उस पर यह लागू नहीं है, मूल अधिकार को वह दावा नहीं कर सकता। कोई सेना का या कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो का सदस्य है, आईबी का या रो का, इनका कोई सदस्य है तो उसके लिए अलग से विभागीय कानून है, वह मूल अधिकारों को दावा नहीं कर सकता है मूल अधिकारों का, क्योंकि उसकी सेवा की प्रकृति बड़ी सेंसिटिव और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। तो यह अपवाद है। दूसरा यह है कि किसी राज्य में या किसी भूभाग में मार्शल लॉ, सैनिक कानून लागू है, उस दौरान भी मूल अधिकारों का दावा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त है और वह इनको न्यायालय से लागू करवा सकता है।